नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग BA सेमेस्टर समाजशास्त्र का जो दूसरा पेपर है जिसका नाम है जेंडर एंड सोसाइटी यानी लिंग और समाज, इससे संबंधित एक सब्जेक्टिव मॉडल पेपर का हम लोग अध्ययन करेंगे। आपका ये मॉडल पेपर कुल 3 खंड में विभाजित है, खंड अ, खंड ब और खंड स। एक एक करके यहाँ पर हम लोग तीनों खंडों का अध्ययन करेंगे। हम लोग जानेंगे कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है और इसका उत्तर आपको किस प्रकार से लिखना होगा। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला खंड अ है। इसमें आपसे अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 50-50 शब्द में यहाँ पर देना है। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न है, पितृसत्ता से आप क्या समझते हैं? तो पितृसत्ता होता क्या है, इसी के बारे में आपको लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जिसमें शक्ति और अधिकार मुख्य रूप से पुरुषों के हाथ में होते हैं। यानी ऐसी सामाजिक व्यवस्था जिस व्यवस्था में शक्ति और अधिकार पुरुषों के हाथ में होता है उसी को पितृसत्ता के नाम से जाना जाता है। इस व्यवस्था में परिवार, समाज और राजनीति में निर्णय लेने का जो अधिकार होता है वो पुरुषों के हाथ में होता है और जो उत्तराधिकार होता है वो पिता से पुत्र को प्राप्त होता है। यानी जो संपत्ति होता है वो पिता से पुत्र को मिलता है। यह महिलाओं की तुलना में पुरुषों को अधिक प्राथमिकता और नियंत्रण प्रदान करती है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि रेडिकल नारीवाद का क्या उद्देश्य है। रेडिकल नारीवाद जो विचारधारा है उस विचारधारा का क्या उद्देश्य है, इसी के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि रेडिकल नारीवाद का मुख्य उद्देश्य पितृसत्तात्मक व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना है। यह विचारधारा मानती है कि महिलाओं के उत्पीड़न का जो मूल कारण है वो पुरुष प्रधान समाज की संरचना है। इसीलिए इसका जो उद्देश्य है वो पुरुष प्रधान समाज की संरचना को नष्ट करना है। इसका लक्ष्य केवल कानूनी सुधार नहीं बल्कि यौन भेदभाव, पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और पुरुष वर्चस्व को समाप्त कर समाज को पूर्ण रूप से पुनर्गठन करना है। यानी इसका जो मुख्य रूप से उद्देश्य है वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था को पूरी तरीके से नष्ट करना है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। आगे बढ़ते हैं, तीसरा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है घरेलू हिंसा क्या है, घरेलू हिंसा किसे कहा जाता है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि घरेलू हिंसा से तात्पर्य परिवार या घर के भीतर किसी सदस्य के द्वारा, प्रायः पति या पुरुष रिश्तेदार के द्वारा दूसरे सदस्य के विरुद्ध, विशेष करके महिला के विरुद्ध किए गए शारीरिक, मानसिक, यौन या आर्थिक शोषण से है। यानी घरेलू हिंसा में शारीरिक शोषण को शामिल किया जाता है, मानसिक शोषण को शामिल किया जाता है, यौन या आर्थिक शोषण को भी इसमें शामिल किया जाता है। इसमें मारपीट, गाली गलौज, दहेज के लिए प्रताड़ना और भावनात्मक रूप से ठेस पहुंचाना भी शामिल होता है, जिसका उद्देश्य पीड़ित पर नियंत्रण बनाए रखना होता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि शारदा एक्ट क्या है। शारदा एक्ट क्या है आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि शारदा एक्ट, जिसे आधिकारिक तौर पर बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 कहा जाता है, भारत में बाल विवाह रोकने के लिए पारित पहला महत्वपूर्ण कानून था। यानी जो शारदा एक्ट था वो बाल विवाह रोकने के लिए पहला महत्वपूर्ण कानून माना जाता है। इसके प्रायोजक हरिविलास शारदा हैं। इन्हीं के प्रयासों से एक कानून आया था। इस कानून के तहत शादी के लिए लड़कियों की जो न्यूनतम आयु थी वो 14 वर्ष कर दी गई थी और लड़कों के लिए जो आयु तय की गई थी वो 18 वर्ष तय की गई थी। इसी को शारदा एक्ट के नाम से जाना जाता है और इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि लिंग क्या है। लिंग क्या है आपको बताना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लिंग उन सामाजिक, सांस्कृतिक और मनोवैज्ञानिक विशेषताओं को दर्शाता है जिन्हें समाज पुरुषों और महिलाओं के लिए उपयुक्त मानता है। यानी एक तरीके से लिंग जो होता है समाज के द्वारा निर्धारित किया जाता है। जहां सेक्स जो होता है ये जैविक अंतर होता है, प्रकृति के द्वारा प्रदान किया जाता है, वहीं लिंग समाज के द्वारा निर्मित पहचान है। इसमें स्त्री और पुरुष के व्यवहार, भूमिकाओं और अपेक्षाओं का निर्धारण सामाजिक मानदंडों के आधार पर होता है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड ब देख लेते हैं। इसमें आपसे लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 200 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। इसमें आपसे पूछा गया है कि ऑनर किलिंग क्या है, इसको कैसे रोका जा सकता है। ऑनर किलिंग को सम्मान हत्या के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि इसको किस प्रकार से हम रोक सकते हैं।
तो उत्तर में आप लिखेंगे कि ऑनर किलिंग, जिसे अभिमान हेतु हत्या भी कहा जाता है, एक ऐसी सामाजिक कुरीति है जिसमें परिवार या समुदाय के सदस्यों द्वारा अपने ही परिवार के किसी सदस्य, अक्सर महिला की हत्या इसलिए कर दी जाती है क्योंकि उन्हें लगता है कि उस व्यक्ति के कार्यों से परिवार की इज्जत या मर्यादा को ठेस पहुंची है। इसके मुख्य कारणों में अपनी जाति से बाहर विवाह करना, प्रेम विवाह करना या सामाजिक परंपराओं के विरुद्ध व्यवहार करना इसमें शामिल होता है। अब देख लेते हैं कि इसको रोकने के उपाय कौन कौन से हैं, यानी ऑनर किलिंग को किस प्रकार से रोका जा सकता है। पहला उपाय है कठोर कानून। भारत में इसके लिए अलग से सख्त कानून की आवश्यकता है। वर्तमान में इसे हत्या यानी कि धारा 302 के तहत ही देखा जाता है। अपराधियों को त्वरित और कठोर दंड मिलना चाहिए, इसलिए कठोर कानून बनाने की जो है आवश्यकता है। दूसरा उपाय क्या हो सकता है? शिक्षा और जागरूकता। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में शिक्षा के माध्यम से पितृसत्तात्मक सोच और जातिगत संकीर्णता को मिटाना अनिवार्य है। इसके लिए शिक्षा बढ़ावा देना चाहिए और जागरूकता को बढ़ावा देना चाहिए। तीसरा जो उपाय है, खाप पंचायतों पर लगाम है। ऐसी स्वघोषित अदालतों या पंचायतों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो गैर कानूनी फरमान जारी करते हैं और ऐसे कार्यों को अंजाम देते हैं। चौथा उपाय है युवाओं को सुरक्षा। प्रेम विवाह करने वाले जोड़ों को पुलिस और प्रशासन द्वारा पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए ताकि ऐसी घटनाएं न घटें। पांचवा उपाय है सामाजिक विमर्श। समाज में संदेश फैलना जरूरी है कि इज्जत जीवन से बड़ी नहीं होती है, जीवन सबसे ज्यादा बड़ा होता है, इसको नष्ट नहीं किया जाना चाहिए। ये पांचवा उपाय हो जाएगा। आगे हम निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष में आपको लिखना है कि ऑनर किलिंग व्यक्तिगत स्वतंत्रता और मानवाधिकारों का घोर उल्लंघन है। इसे केवल कानूनी डर से नहीं बल्कि समाज की मानसिकता बदल कर ही पूरी तरह समाप्त किया जा सकता है। इतना आप लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि भारत में महिलाओं पर शिक्षा के प्रभाव का वर्णन कीजिए, यानी भारत में महिलाओं पर शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा है, उसी प्रभाव को आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि भारत में शिक्षा ने महिलाओं की स्थिति और समाज के ढांचे में क्रांतिकारी बदलाव लाए हैं। महिलाओं पर शिक्षा के प्रभाव को निम्नलिखित बिंदुओं में समझा जा सकता है और एक एक करके हम लोग उसको समझेंगे जो महिलाओं पर शिक्षा का प्रभाव पड़ा हुआ है। पहला जो प्रभाव है वो है आर्थिक स्वावलंबन। शिक्षा ने महिलाओं को रोजगार के नए अवसर खोले हैं। आज महिलाएं कारपोरेट, चिकित्सा, तकनीकी और रक्षा जैसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भर होकर के देश की जीडीपी में योगदान दे रही हैं। तो पहला प्रभाव पड़ा है आर्थिक स्वावलंबन। दूसरा प्रभाव देख लेते हैं। दूसरा प्रभाव है सामाजिक जागरूकता। शिक्षित महिलाएं अपने अधिकारों और कानूनों जैसे घरेलू हिंसा और कार्यस्थल पर उत्पीड़न के विरुद्ध जागरूक हैं। इससे उनके आत्मविश्वास में वृद्धि हुई है और वे समाज में अपनी आवाज प्रभावी ढंग से उठा पा रही हैं। तो ये दूसरा प्रभाव हुआ है। अब तीसरा प्रभाव देख लेते हैं। तीसरा प्रभाव है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण। एक शिक्षित माँ अपने परिवार के स्वास्थ्य, पोषण और स्वच्छता का बेहतर ध्यान रखती है। शिक्षा के कारण बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में कमी आई है तथा परिवार नियोजन को बढ़ावा मिला है। तो ये भी एक प्रभाव है। अब अगला प्रभाव देखते हैं, लिंग भेद में कमी। शिक्षा का जो चौथा प्रभाव हुआ है वो लिंग भेद में कमी हुआ है। शिक्षा ने पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती दी है। शिक्षित महिलाएं अपनी संतानों जैसे बेटा और बेटी को समान अवसर प्रदान कर रही हैं, जिससे भविष्य में लैंगिक समानता की नींव मजबूत हो रही है। यह भी एक प्रभाव जो है शिक्षा का पड़ा है। पांचवा जो प्रभाव है वो निर्णय लेने की शक्ति है। घर हो या बाहर, शिक्षा ने महिलाओं को निर्णय प्रक्रिया में शामिल होने की शक्ति दी है, जिससे उनकी स्थिति मूक सदस्य से बदल करके सक्रिय भागीदार हो गई है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि शिक्षा केवल साक्षरता नहीं बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे शक्तिशाली हथियार है। यह न केवल एक व्यक्ति को पूरी पीढ़ी से को विकसित करती है, यह न केवल एक व्यक्ति को बल्कि पूरी पीढ़ी को विकसित करती है। जैसा कि कहा गया है, एक लड़की को शिक्षित करने से केवल एक व्यक्ति शिक्षित होता है, लेकिन एक लड़की को शिक्षित करने से पूरा परिवार शिक्षित होता है। इतना आपको निष्कर्ष में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा प्रश्न देख लेते हैं। चौथे प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि स्त्रियों के अवैतनिक श्रम में भागीदारी की
प्रकृति की विवेचना कीजिए। यानी अवैतनिक जो श्रम स्त्रियां करती हैं उनकी प्रकृति क्या है, उसके प्रकृति के बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि स्त्रियों के अवैतनिक श्रम से तात्पर्य उन कार्यों से है जो परिवार और समाज के भीतर किए जाते हैं, जिसके बदले उन्हें कोई आर्थिक पारिश्रमिक नहीं मिलता। इसकी प्रकृति को निम्नलिखित बिंदुओं के माध्यम से समझा जा सकता है। अब एक एक करके बिंदुओं के माध्यम से हम लोग उसके प्रकृति को समझेंगे। पहला बिंदु है देखभाल और घरेलू कार्य। इसमें खाना बनाना, सफाई, कपड़े धोना और बच्चे व बुजुर्गों की देखभाल शामिल है। यह कार्य अदृश्य होता है क्योंकि इसे अर्थव्यवस्था के सकल घरेलू उत्पाद में नहीं गिना जाता है। तो ये पहला हो गया। दूसरा बिंदु है समय का अभाव। महिलाएं अपना अधिकांश समय इन कार्यों में व्यतीत करती हैं, जिससे उनके पास शिक्षा, कौशल विकास या स्ववैतनिक रोजगार के लिए समय नहीं बचता है। तीसरा जो बिंदु है वो है सामाजिक और सांस्कृतिक जड़ें। यानी इसकी जो जड़ें हैं वो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से अत्यंत गहरी हैं। पितृसत्तात्मक सोच के कारण घरेलू कार्यों को स्त्रियों का स्वाभाविक कर्तव्य मान लिया गया है। यह श्रम लैंगिक असमानता को गहराई से पुख्ता करता है। अगला जो बिंदु है वो है आर्थिक महत्व। हालांकि यह अवैतनिक है, लेकिन यह श्रम अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। यदि स्त्रियां यह कार्य न करें तो समाज और श्रम बाजार का ढांचा ढह जाएगा। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना होगा कि स्त्रियों का अवैतनिक श्रम उनके आर्थिक सशक्तिकरण की राह में एक बड़ी बाधा है। जब तक घर के कामों का समान वितरण नहीं होगा और इस श्रम को आर्थिक मूल्य नहीं दिया जाएगा, तब तक वास्तविक लैंगिक समानता प्राप्त करना कठिन है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, खंड 100 देख लेते हैं। इसमें आपसे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछा गया है और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर आपको अधिकतम 500 शब्द में यहाँ पर देना होगा। देख लेते हैं कि इसमें आपसे क्या पूछा गया है। पांचवा प्रश्न है इसमें, लैंगिक भेदभाव से आप क्या समझते हैं? सामाजिक सांस्कृतिक कुप्रथाओं ने किस प्रकार लैंगिक भेदभाव को जन्म दिया है? तो सबसे पहले आपको बताना है कि लैंगिक भेदभाव होता क्या है। फिर आपको ये बताना है कि सामाजिक सांस्कृतिक जो कुप्रथाएं हैं, इन कुप्रथाओं के कारण लैंगिक भेदभाव का जन्म किस प्रकार से हुआ है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि लैंगिक भेदभाव का अर्थ है किसी व्यक्ति के साथ उसके लिंग के आधार पर असमान व्यवहार करना। यानी जब हम किसी के लिंग के आधार पर उसे असमान व्यवहार करते हैं तो उसी को लैंगिक भेदभाव के नाम से जाना जाता है। यह एक ऐसी सामाजिक बुराई है जिसमें महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम अवसर, अधिकार और सम्मान दिया जाता है। यह भेदभाव जन्म से पहले से ही शुरू हो जाता है, भ्रूण चयन से ही शुरू होकर के जीवन के हर पड़ाव, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और रोजगार तक फैला हुआ है। अब देख लेते हैं कि सामाजिक सांस्कृतिक कुप्रथाओं की इसमें क्या भूमिका है। लैंगिक भेदभाव को जन्म देने में, इसको बढ़ावा देने में सामाजिक सांस्कृतिक कुप्रथाओं की भूमिका किस प्रकार से है। भारतीय समाज में सदियों से चली आ रही कुप्रथाओं और परंपराओं ने लैंगिक भेदभाव की जड़ों को गहरा किया है। इसके मुख्य कारक निम्नलिखित हैं। एक एक करके इसके कारणों पर हम लोग चर्चा यहाँ पर करेंगे। पहला है पितृसत्तात्मक ढांचा। हमारा समाज पुरुष प्रधान रहा है, जहाँ वंश चलाने के लिए पुत्र को अनिवार्य माना जाता है। कुल का दीपक होने की इस अवधारणा ने पुत्रों को प्राथमिकता दी और पुत्रियों को पराया धन या बोझ समझा गया। इसने समाज में कन्या भ्रूण हत्या और बाल विवाह जैसी कुप्रथाओं को जन्म दिया। तो पहला कारण हो गया पितृसत्तात्मक ढांचा। दूसरा है दहेज प्रथा। दहेज प्रथा ने महिलाओं की सामाजिक स्थिति को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाया है। लड़की की शादी में भारी खर्च के डर से माता पिता उसकी शिक्षा और स्वास्थ्य पर निवेश करने से कतराते हैं। यह प्रथा लड़कियों को आर्थिक रूप से अनुत्पादक मान लेने की मानसिकता पैदा करती है। तीसरा जो कारक है वो खान पान और स्वास्थ्य में भेदभाव है। सांस्कृतिक रूप से कई परिवारों में यह परंपरा रही है कि महिलाएं और लड़कियां घर के पुरुषों के भोजन करने के बाद में खाती हैं, घर के पुरुषों के भोजन करने के बाद में वो भोजन करती हैं। इसके कारण महिलाओं में कुपोषण और एनीमिया की समस्या अधिक पाई जाती है, जिसे अक्सर सामान्य मानकर अनदेखा कर दिया जाता है। अगला यानी चौथा कारण है शिक्षा और घरेलू कार्य का बंटवारा।
पारंपरिक रूप से लड़कियों को घर के काम जैसे साफ सफाई हो गया, खाना बनाना हो गया, इसको सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है, जबकि लड़कों को बाहर की दुनिया और शिक्षा के लिए यह कुप्रथा महिलाओं को आर्थिक रूप से पुरुषों पर निर्भर बना देती है, जिससे समाज में उनके निर्णय लेने की शक्ति को समाप्त कर देती है। यानी यह जो कुप्रथा है, इस कुप्रथा के कारण महिलाएं समाज में उतनी अच्छी ढंग से निर्णय नहीं ले पाती हैं। पांचवा कारण है सामाजिक पाबंदियां और पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा और महिलाओं की गतिशीलता पर प्रतिबंधों ने उनकी सार्वजनिक भागीदारी को सीमित किया है। इज्जत के नाम पर महिलाओं पर थोपे गए कड़े नियम उन्हें समान अवसर प्राप्त करने से रोकते हैं। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि लैंगिक भेदभाव केवल एक सामाजिक समस्या नहीं बल्कि मानवाधिकारों का उल्लंघन भी है। सामाजिक सांस्कृतिक कुप्रथाओं ने महिलाओं को केवल एक वस्तु या अधीनस्थ के रूप में देखने की दृष्टि प्रदान की है। जब तक शिक्षा, कानून शक्ति और जन जागरूकता के माध्यम से इन कुप्रथाओं को समाप्त नहीं किया जाएगा, तब तक वास्तविक लैंगिक समानता का लक्ष्य प्राप्त करना असंभव है। एक विकसित समाज के लिए स्त्री और पुरुष दोनों का समान विकास अनिवार्य है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। अब आगे बढ़ते हैं, छठा और अंतिम प्रश्न देख लेते हैं। इसमें आपसे पूछा गया है कि महिला आंदोलन को परिभाषित कीजिए, महिला आंदोलन के विभिन्न परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। सबसे पहले बताना है आपको कि महिला आंदोलन है क्या, फिर महिला आंदोलन के जो विभिन्न परिप्रेक्ष्य हैं, जो विभिन्न प्रकार हैं, जो विभिन्न दृष्टिकोण हैं, उस पर चर्चा आपको यहाँ पर करना है। तो उत्तर में आप लिखेंगे कि महिला आंदोलन से तात्पर्य उन संगठित और सामूहिक प्रयासों से है जिनका उद्देश्य समाज में महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति को समाप्त करना और उन्हें पुरुषों के समान सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक एवं कानूनी अधिकार दिलाना है। यह आंदोलन पितृसत्तात्मक संरचनाओं, भेदभावपूर्ण कानूनों और सांस्कृतिक रूढ़ियों के विरुद्ध एक वैचारिक और व्यवहारिक संघर्ष है। महिला आंदोलन का स्वरूप समय समय के साथ बदलता रहा है, जिसे विभिन्न परिप्रेक्ष्यों के माध्यम से समझा जा सकता है। एक एक करके हम लोग यहाँ उसको समझने का प्रयास करेंगे। जो पहला परिप्रेक्ष्य है वो है उदारवादी परिप्रेक्ष्य, यानी उदारवादी आंदोलन। यह परिप्रेक्ष्य मौजूदा सामाजिक ढांचे के भीतर ही सुधारों की वकालत करता है, यानी जो वर्तमान समय में सामाजिक ढांचा है उसी में सुधार किया जाना चाहिए, इसका ऐसा मानना है। इसका मानना है कि महिलाओं के पिछड़ेपन का मुख्य कारण शिक्षा का अभाव और भेदभावपूर्ण कानून है, इसी को सुधारना सबसे ज्यादा जरूरी है। इनका जो उद्देश्य है वो कानूनी बदलाव, मताधिकार, समान वेतन और शिक्षा के माध्यम से लैंगिक समानता को प्राप्त करना है। इनका जो दृष्टिकोण है उनका ये मानना है कि क्रांति के बजाय क्रमिक सुधारों और नीतिगत बदलावों पर जोर देता है, यानी एक क्रांति करने के बजाय क्रमिक सुधारों पर जोर इसमें दिया जाता है। अगला परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं। जो दूसरा परिप्रेक्ष्य है वो रेडिकल या उग्रवादी परिप्रेक्ष्य के नाम से जाना जाता है। यह विचारधारा मानती है कि महिलाओं के उत्पीड़न की जड़ जो है पितृसत्ता में है। इनके अनुसार समाज का ढांचा इस तरह बना है कि पुरुष हमेशा महिलाओं पर नियंत्रण रखते हैं। इनका जो उद्देश्य है वो पितृसत्तात्मक व्यवस्था को पूरी तरीके से समाप्त करना है। इनका जो दृष्टिकोण है यह निजी जीवन जैसे परिवार हो गया और प्रजनन को भी एक राजनीतिक मानता है। इनका नारा है व्यक्तिगत ही राजनीतिक है, यानी ये सब कुछ राजनीतिक ढंग से देखते हैं। अगला जो परिप्रेक्ष्य है वो समाजवादी मार्क्सवादी परिप्रेक्ष्य है। यह परिप्रेक्ष्य महिलाओं के शोषण को पूंजीवाद और पितृसत्ता के गठजोड़ के रूप में देखता है। इनका मानना है कि घर के अवैतनिक कार्यों के माध्यम से महिलाएं पूंजीवादी व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करती हैं, लेकिन उन्हें इसका श्रेय नहीं मिलता है। इसका जो उद्देश्य है वो पूंजीवाद का अंत और वर्गहीन समाज की स्थापना, जहां घरेलू काम का समाजीकरण हो जाएगा। चौथा परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं। चौथा परिप्रेक्ष्य है दलित या अंतर विभागीय परिप्रेक्ष्य। भारत के संदर्भ में यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह मानता है कि सभी महिलाओं का अनुभव एक जैसा नहीं होता है। एक दलित महिला को लिंग के साथ साथ जाति और वर्ग के भेदभाव को भी सामना करना पड़ता है, उसको भी सहना पड़ता है। इसका जो उद्देश्य है वो जातिगत और लैंगिक उत्पीड़न के दोहरे बोझ को समाप्त करना है, यानी जातिगत उत्पीड़न को भी समाप्त करना है और लैंगिक उत्पीड़न को भी समाप्त करना इसका उद्देश्य माना जाता है। अब पांचवा परिप्रेक्ष्य देख लेते हैं। इसको कहते हैं पारिस्थितिकी नारीवाद।
यह विचारधारा प्रकृति के शोषण और महिलाओं के शोषण के बीच संबंध देखती है। इसका मानना है कि जिस प्रकार पितृसत्तात्मक समाज प्रकृति का दोहन करता है, उसी प्रकार वह महिलाओं का भी दमन करता है। यानी प्रकृति के शोषण में, महिलाओं के शोषण में एक रिश्ता है, इन विचारधारकों का ऐसा मानना है। अंत में हम लोग निष्कर्ष लिखेंगे और निष्कर्ष में आपको लिखना है कि महिला आंदोलन कोई एक रूपी आंदोलन नहीं है, बल्कि यह विविध विचारधाराओं का संगम है। जहां उदारवादी कानून की बात करते हैं, वहीं रेडिकल समाज की जड़ों को बदलने की इन विभिन्न परिप्रेक्ष्यों ने मिलकर महिलाओं को एक राजनीतिक पहचान दी है और समाज को अधिक समावेशी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इतना आपको इसके उत्तर में लिखना होगा। इतना लिख देंगे तो आपके प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।